हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास का मैराथन करने जा रहे हैं और ये आपका पिछले 20 सालों के पेपर्स का निचोड़ है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के माध्यम से हम इन सबको याद करेंगे और पेपर का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को 2 गुना स्पीड से बढ़ा देना है। अगर आप इस टाइम पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जितना भी खींच सकते हैं उतना खींचते हैं, तो सोचिए आप दूसरों से उतने घंटे आगे निकल सकते हैं और आपका रिजल्ट उनसे कहीं और आगे होगा। मोटिवेशन की बात रही तो मोटिवेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप इमेजिन करिए अपने मम्मी पापा का चेहरा जब आप उन्हें बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कितनी खुशी होगी आपको और उनको भी। तो बस वो इमेजिनेशन करना है और जितने भी आपके लाइफ में अभी डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी टाइप का, फैमिली से रिलेटेड कुछ भी हो, कुछ लोगों के शादी का प्रेशर होगा, सारी चीजें साइड में हटाइए। जितना पेपर का टाइम है अपना पूरा उसमें जितना भी आप टाइम दे सकते हैं अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि यही टाइम है जो आपको दूसरों से आगे निकालता है। ठीक है, चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड गदर पार्टी? मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी वाले मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने यूपीपीसीएस, सीजीपीएससी इनके भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं आपके 20 सालों के निचोड़ में, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं एमपीपीएससी में ऑलरेडी। तो ये देखते चलिएगा ट्रेंड कैसा है। गदर पार्टी के बारे में पूछा है कि किसने संस्थापक कौन थे। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि कहाँ हुई थी स्थापना, किस सन में हुई थी। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो जब आप रिवीजन करें तो इन सारी चीजों का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, गदर पार्टी का याद रखिएगा, ये थे आपके लाला हरदयाल। की कहाँ थी? तो यूएसए में की थी। यूएसए में बैठ के इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। की कब थी? 1913 में की थी। ठीक है, तो गदर मूवी को याद करना है। गदर मूवी में क्या हो गया था, पाकिस्तान जाते हैं सन्नीबाजी, तो उसमें बताते हैं कि मैं यहाँ आ गया हूं तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो ऐसे ही लाला हरदयाल जो दयाल थे, आपके हरदयाल जी गए थे कहाँ? यूएसए गए थे और उन्होंने आपके ब्रिटिशर्स को बोला था इसमें तेरा घाटा, मैं यूएसए में आ गया हूँ, यहीं से मैं गदर पार्टी अपने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सन्नीबाजी से रिलेट कर लेना है, तेरा घाटा यूएसए में स्टार्ट होती है गदर पार्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? Which of the following statement is wrong about श्रेणी सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया? क्या थी ये श्रेणी सिस्टम? श्रेणी व्यापारियों तथा कारीगरों का संगठन था। श्रेणी वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिसन। बिल्कुल सही है। ये आपकी श्रेणी व्यवस्था क्या थी? इसमें व्यापारी इकट्ठा होकर क्या करते थे? काम धाम अपना देखते थे। ठीक है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी मामलों में श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। Matters related to quality of products and prices were determined by श्रेणी। फिर उसके बाद श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी आल्सो कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, मतलब आप गलत काम नहीं करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी क्या देखते थे? श्रेणी वाले देखते थे। ग्रुप ऑफ मेंबर्स था जिसमें व्यापारी थे, कारीगर होते थे। ठीक है, ये संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। श्रेणी सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन नॉर्थ इंडिया। ये आपका गलत है। याद रखिएगा, श्रेणी सिस्टम जैसे आपके नॉर्थ इंडिया में चल रही थी वैसे साउथ इंडिया में भी चल रही थी। व्यापारियों को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो हमेशा वो ग्रुप बना के रखते हैं 3-4 लोग को इकट्ठा करके कि भाई मैं इतने में बेच रहा हूँ, तू भी इतने में ही बेचना है ना, इसलिए हमेशा ग्रुप बना के रखते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में आपको शब्द क्या मिलेगा? श्रेणी सिस्टम। ठीक है, श्रेणी व्यवस्था उत्तर भारत में भी थी और आपके साउथ इंडिया में भी थी। ठीक है, नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों में। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था। वेयर वॉज द हेड ऑफिस ऑफ आजाद हिंद फौज लोकेटेड? दिल्ली, बर्लिन, टोक्यो, रंगून। याद रखिएगा ये था आपके रंगून। रंगून मतलब वर्मा, वर्मा मतलब आपका म्यांमार, है ना। स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके मोहन सिंह ने। फिर सुभाष चंद्र बोस उसमें ऐड होते हैं, है ना, 1943 में। दिल्ली चलो का नारा देते हैं और सारी चीजें रिलेटेड है आपके आजाद हिंद फौज से। इसके पहले हमने ये भी देखा था कि आजाद हिंद फौज के कौन लोग थे जिन्हें लाल किले पे क्या किया गया था? मुकदमा चलाया गया था उनके खिलाफ, है ना। उनके लिए वकील कौन कौन से आए थे? तो सारी एक स्टोरी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। 6th century BC was the period of great religious upheaval in all parts of the world। दूसरा, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। वैदिक religion had become very complex। इसलिए अब हम क्या करना है, बताना है कि इन दोनों में से सही कौन सा है। ये दोनों आपके सही हैं। 6वीं शताब्दी में आप देखेंगे इंडिया में बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, है ना। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे सेक्ट भी आए थे। इसके अलावा आप देखेंगे चीन में, ईरान में, वहां भी बहुत सारे धर्म का क्या होता है, उदय होता है। कब? 6वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 6th century। इसलिए बोलते हैं कि ये सिर्फ विश्व के सभी भागों में क्या हुआ था, उथल पुथल हुआ था। हमारे यहाँ मेन कारण क्या था धार्मिक उथल पुथल का? वो था कि आपका जो वैदिक धर्म था बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। बहुत सारी डिटेल इसकी हम देखेंगे जब हम मेंस का करेंगे, इसका मतलब पूरा डिस्कशन। अब जल्दी से प्रीलिम्स निकालिए, फिर हम मेंस का इन्हीं सारी चीजों का डिटेल में सारी चीजें याद करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि हम क्यों बोल रहे हैं कि वैदिक धर्म जो है जटिल हो गया था। कैसे जटिल हो गया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म के आने के क्या कारण थे, है ना। पूरा धर्म आ गया एक, हिंदू धर्म के अलावा। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या कारण रहे होंगे, तो सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, मेंस में। ये आपका हो गया 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। पंचतंत्र वॉज ओरिजिनली रिटन बाय, ये है आपकी विष्णु शर्मा द्वारा। ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र याद कैसे कर सकते हैं, शर्मा जी की थी पंचतंत्र। शर्मा जी कहते हैं कि अपने पंचतत्वों को अच्छा रखना चाहिए, है ना। पंडित जी हैं शर्मा जी हमारे, तो वो पंचतंत्रों को अच्छा रखने के लिए उपाय बताते रहते हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा, विष्णु जी से भी आप कर सकते हैं कि विष्णु जी हमारे पंचतंत्रों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? Which of the following classes is not included in the social base of the Communist Party of India? ये क्वेश्चन आपका NBPSC का ही है। व्यापारी वर्ग, यूथ वर्ग, शिक्षित वर्ग, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी में हमेशा दो लोग होते हैं, एक होता है शोषक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग। और कम्युनिस्ट वाले सपोर्ट किसको करते हैं, शोषित वालों को। तो आपका शोषक कौन होगा, ये व्यापारी वर्ग, इसलिए ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की आप ये देखेंगे कि अवधारणा जो मेन उसका लॉजिक है वो यही है, शोषक और शोषित वाला। ठीक है, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो सीधी बात है, व्यापारी वर्ग नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, संबंध नहीं थे? Which of the following was not related to कनिष्क कोर्ट? अश्वघोष, पतंजलि, चरक, नागार्जुन। याद रखिएगा, आपने पतंजलि पढ़ा है किसके टाइम पे, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। पुष्यमित्र शुंग ये अश्वमेघ करवाते हैं और पतंजलि ही रहते हैं उस पे अश्वमेघ करवाने के टाइम पे, है ना। तो शुंग के टाइम पे हमने पढ़ा है पतंजलि। उसके अलावा आपके अश्वघोष हो गए, चरक हो गए, नागार्जुन, ये तीनों कनिष्क के टाइम पे हैं। ठीक है, कनिष्क आपके कुषाण वंश से संबंधित, और ये चौथी बौद्ध संगीति भी करवाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? Which of the following site is not related to the Indus Valley Civilization? ठीक है, कुंतसी, गनवेरीवाल, कोटदीजी, झूकर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस का है। तो यहाँ पे जो ये आपके क्वेश्चन रखे हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता था, लोथल और आपका जैसे बनवाली हो गया, है ना, धौलावीरा हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, नाम पता होने चाहिए कि सच में ये इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, कौन सा था। तो याद रखिएगा, कुंतसी था, गनवेरीवाल था, कोटदीजी ये तो सुना ही होगा, ये भी था। झूकर संस्कृति नहीं थी। ये आपकी झूकर कल्चर जो है हड़प्पा पीरियड के बाद आती है, इसको लेटर हड़प्पन पीरियड के टाइम पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका झूकर बाद का है, याद रखिएगा। जितनी मेन साइट्स हैं वो तो आपको पता ही होती हैं, आपने कभी ना कभी सुनी होती हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता की। लेकिन उसके अलावा भी जो अदर साइट्स हैं, आप एक बार एटलीस्ट मैप में जाके जरूर देखें, क्या पता उससे संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन बन जाए तो आपको फंसा सकता है वो। नेक्स्ट हो गया सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष। याद रखिएगा, ये थे अपने सरस्वती जी।
दयानंद सरस्वती। सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश लिखा था। सरस्वती माता है, सत्य का प्रकाश देंगी, है ना, तो सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज, इनका फेमस जो नारा है वो है वेदों की ओर लौटो, है ना। तो ये हो गया आपके आर्य समाज की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती। इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, प्रकाश फैलाते हैं सरस्वती जी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? Who among the following introduced gold coin in India for regular use? सोचिए, अगर इंडिया हमें मार्केट में ले जाना है रेगुलर यूज के लिए, जैसे आप अभी देखते हैं 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के, मतलब उतना अमाउंट में हमारे पास सोना होना चाहिए, मतलब हमारे पास इतना ज्यादा इकोनॉमिक, हमारी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये थी आपके किस टाइम पे? ये थी विम कैडफिसेस। विम कैडफिसेस जो थे ये कुषाण वंश से संबंधित थे। आप इसी में देखेंगे कनिष्क बाद में आएंगे, जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारे आपके सोने के सिक्के जारी करवाए थे। मतलब बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति थी कुषाण के टाइम पे। विम कैडफिसेस याद रखिएगा पहले थे जिन्होंने क्या किया था, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था ऐसे नॉर्मल उपयोग के लिए, है ना, मार्केट में उतारा था। नेक्स्ट देखिए, वहीं से फिर आपका सिक्के, सोने के सिक्के आ जाते हैं मार्केट में इतने ज्यादा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? When was third battle of पानीपत fought? 14 जनवरी 1760, 14 जनवरी 1761, 5 नवंबर 1756 और 5 जनवरी 1761। याद रखिएगा ये आपका एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। एक ही बार बस ऐसा क्वेश्चन आया है कि किसी भी युद्ध का एग्जैक्टली डेट पूछा हुआ है ना। 61 ये भी है, 61 ये भी है। अब आपको बताना है कि जनवरी में 5 जनवरी को हुआ था कि 14 जनवरी को हुआ था। तो ये हुआ था आपका 14 जनवरी को। फिर बच्चों को लगने लग गया कि यार ऐसे जो मेन आपके युद्ध हैं उनका एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए। उसके बाद फिर पूछा नहीं गया, शायद 2013 में आया था, उसके बाद नहीं आया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब पीएससी है, कुछ भी कर सकती है। आगे देखते हैं, इसके आगे जो ये वाला आपका क्वेश्चन था, आपका जो विम कैडफिसेस है ना, विम कैडफिसेस को कैसे याद कर सकते हैं? ये आपका कैडबरी से याद कर सकते हैं, है ना। विम कैडबरी, जो आपका कैडबरी था, या कैडफिसेस कुजुल कैडफिसेस भी है, तो आप चाहे तो विम से कर सकते हैं। आपका जो विम बार था, विम बार ने क्या किए थे, सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? When did स्वामी विवेकानंदा give his speech at the World Religion Conference held in Chicago? ये आपका क्या हुआ था, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, विवेकानंद जी गए थे। और यहाँ से कब गए थे? 1893 में। ठीक है, 1893 में उन्होंने जाके दिया था भाषण वहां पे, जिससे बहुत ज्यादा मतलब फेमस हो गए थे फिर वो, है ना। तो 1893 का, जैसे एक तो 93 साल कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को क्या हुआ था, 93 लोगों ने क्या किया था, शाबाशी दी थी। मतलब वहां जो आपके स्पीच वाला जो एरिया था, वहां 93 लोग बैठे हुए थे। सबने बोला कि भाई सबसे बेस्ट आपने अपने मतलब हिंदू धर्म का क्या किया, बखान किया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद 93 साल 1893 में गए थे शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्पीच देने। ये भी क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? यहाँ अभिलेख है, यहाँ शासक है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी सही है। हाथी गुम्फा खारवेल ये भी सही है। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय ये भी सही है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वितीय, याद रखिएगा ये आपका गलत है। यहाँ पे रुद्रदामन द्वितीय नहीं है, ये है आपका रुद्रदामन प्रथम, है ना। गिरनार अभिलेख कहाँ मिलेगा? गुजरात में। इसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ रुद्रदामन प्रथम के बारे में नहीं है, स्कंदगुप्त का भी अभिलेख मिलेगा, अशोक का भी अभिलेख यहीं पे मिलेगा। यहीं पे आपको बताएंगे सुदर्शन झील के बारे में, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? अच्छा, इसको याद करने के लिए गिरनार, मतलब ये गिरनार का हमेशा याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम। एक बार जो रुद्र है वो रुद्र रूप दिखाता है, फिर गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है मतलब अपनी नजरों में ही गिर जाता है, क्योंकि बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ऐसा करके आप रिलेट कर सकते हैं कि रुद्रदामन बहुत गुस्सा था, एक ही बार लेकिन गुस्सा हुआ, फिर क्योंकि अपने नजरों में गिर गया, इतने गुस्से में उल्टे सीधे शब्द बोल दिए उसने, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? मतलब मैं बहुत सारे मुझे क्वेश्चन भी कराने हैं, साथ ही साथ में मुझे ट्रिक के माध्यम से याद भी कराना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आते हैं कि ट्रिक के माध्यम से मैम बताइए, तो उसमें ना दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं या मैं ट्रिक बताऊं, क्योंकि ट्रिक बताऊंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इस चक्कर में ऐसा हो रहा है कि मैं आगे बढ़ जा रही हूँ। निम्नलिखित, अब यहाँ पे आप वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, बता माधव, रामानुज, अभिनव गुप्त, शंकराचार्य। सीधी बात है, आपको ये पता ही है, ये है आपके अभिनव गुप्त। माधव जी हैं, माधवाचार्य हो गए, रामानुज हो गए, शंकराचार्य हो गए। ठीक है, वेदांत दर्शन में भी अद्वैत वेदांत दर्शन है, द्वैत अद्वैत है ना, विशिष्ट अद्वैत है। तो ये सारी चीजें भी देख लीजिएगा। रामानुज आपके किससे रिलेटेड हैं? शंकराचार्य जी ने जैसे अद्वैत वेदांत की बात की थी, तो ये आप देख लीजिएगा एक बारी। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? Who among the following राजपूत फाउंडेड दिल्ली इन 8th century? 8th century में दिल्ली की स्थापना किसने की थी? चौहान, परमार, सोलंकी, तोमर। ये आपको पता है, तोमर वंश ने स्थापना की थी। राजा कौन था? राजा अनंगपाल। राजा अनंगपाल, तोमर वंश, इन्होंने की थी दिल्ली की स्थापना। फिर उसके बाद आपको पता है जब मुस्लिम्स आएंगे तो क्या होगा? दिल्ली मेन सेंटर बन जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट यहां से होता है। अनंगपाल, तोमर वंश के होते हैं जिन्होंने क्या बसाई थी? दिल्ली बसाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर द मोरल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा बुद्ध आर कंपाइल्ड? इसमें 3 मेन हैं आपके, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उसके अलावा जातक कथाएं हैं जिसमें आपको कथाएं मिलेंगी। ये है आपका सुत्त पिटक, जो कि है बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांतों से संबंधित। ठीक है, तो याद रखिएगा सुत्त का आप क्या कर सकते हैं? सुत्त का कर सकते हैं सूत्र। इसमें गौतम बुद्ध ने सूत्र बताए हैं, नैतिक सूत्र कौन कौन से होने चाहिए, है ना। उसके अलावा सिद्धांत वही होते हैं, सिद्धांत सूत्र आपके। तो गौतम बुद्ध ने सूत्र बताए हैं सुत्त पिटक में, नैतिक सूत्र। ठीक है, चलिए, इसके 5 निकाय भी हैं अलग अलग, तो आप वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इंप्लीमेंटेड मार्केट रिफॉर्म? एमपीपीएससी का क्वेश्चन आपको पता है, कुछ बहुत ही इजी मिल जाएंगे आपको, आंख बंद करके भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। कौन था ये? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, मार्केट में जो प्राइस होते हैं अलग अलग वस्तुओं के, वो फिक्स कर दिए थे खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कि किसी का मतलब जैसे आप मान लीजिए आज जा रहे हैं आलू खरीदने, तो आपको मिल रहा है 30 रुपए, कल जाएंगे तो 30 रुपए मिलेगा, 1 साल बाद जाएंगे तो 30 रुपए, कैसे फिक्स कर रखा था उन्होंने। उसके लिए क्या किया था? बाजार सुधार किया था। बहुत सारे, एक तो जैसे दीवाने रियासत है, उसके अलावा बरीद है, गुप्तचर लगा रखे थे, उसके अलावा अलग अलग मंडियां बना रखी थी, है ना, जिससे क्या हो, लोग जाके वहां अलग अलग मंडियों में जाके अपना अपना सामान ले सकते हैं। तो बहुत सारे क्या किए थे इन्होंने? बाजार रिफॉर्म किए थे, बाजार का आपका क्या था? सुधार किए थे, जिससे क्या हो कि वो जो मार्केट में फिक्स प्राइस कर रखा था, हर चीज का वैल्यू फिक्स कर रखी थी, वो क्या रहे? मेंटेन रहे। उसके लिए बहुत सारी चीजें की थी, और सारी चीजें हम फिर डिटेल में मेंस में पढ़ते हैं, क्या किया था, कैसे किया था, है ना। आगे देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम है? Which of the following is the correct chronological order regarding the invasion of India during the ancient period? Ancient period में जो आक्रमण हुए, अब उसमें बताना है हमें कि कौन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले कौन है फिर बाद में कौन है। यूनानी, शक, कुषाण। याद रखिएगा, जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म होता है फिर यूनानी आते हैं, यूनानी के बाद शक आते हैं, शक के बाद फिर कुषाण आते हैं। ठीक है, शकों में आपने रुद्रदामन प्रथम पढ़ा ही, कुषाण में आप कनिष्क पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस था। यूनानी इतने ज्यादा फेमस थे नहीं इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आप यूनानी, ग्रीक ना, इंडो ग्रीक्स जो आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये इंडिया के बारे में, मतलब ग्रीक्स कैसे आते हैं इंडिया में, हम यूरोप की बात करें तो कैसे यूनानी इंडिया में आते हैं, कैसा पूरा मतलब उनको कैसे पता चलता है हमारे यहाँ का, और सारी चीजें हम देखेंगे पीएससी के आपके जब मेंस में पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी?
विच ऑफ द फॉलोइंग वर गिवन टैक्स फ्री लैंड्स बाय द गुप्ता एम्पायर। याद रखिएगा गुप्ता एम्पायर टैक्स फ्री लैंड किसको देगी? ऑब्वियसली आपके ब्राह्मणों को देगी, है ना। याद रखिएगा सिविल अधिकारियों को मत कर दीजिएगा, है ना, सिविल या सैन्य, ब्राह्मणों को ही हमेशा टैक्स फ्री देगी कि जाओ आप आराम से अपना खर्च चलाओ, है ना। ब्राह्मणों को तब से मिला, गुप्त साम्राज्य के टाइम से आपको क्या मिलेगा? टैक्स फ्री लैंड, ठीक है। और वैसे भी अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो ब्राह्मण ही दिमाग में आएगा, ये उन्हीं को दे ही सकते हैं दान दक्षिणा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था विच डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर इफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये था आपका चोल। चोल डायनेस्टी में आप पढ़ेंगे, आप जो ग्रामीण प्रशासन था बहुत अच्छा था, अलग अलग समितियां बना रखे थे, वहां लोगों को बैठा के रखा था कि आप ये काम देखोगे, आप ये काम देखोगे। और उसके बाद क्या कर रखा था, उनका मतलब चुनाव भी करते थे, ये नहीं कि किसी को भी कर लिया। तो ये आपको मिलता कहाँ पे है? उत्तर मेरूर अभिलेख। एक अभिलेख है, उसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि ऐसा ऐसा होता था, है ना। ग्राम भी अलग अलग टाइप के होते थे, तो ये सारी चीजें उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलेंगी। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार आ चुका है। कुशल प्रशासन कहाँ मिलेगा ग्रामीण का, या फिर उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी भी। याद रखिएगा चोल जो साम्राज्य थे, चोल साम्राज्य, उत्तर मेरूर अभिलेख और ग्रामीण प्रशासन, ठीक है। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता था? विच इज कॉल्ड लोकायत दर्शन? जैन, बुद्ध, सांख्य, चरवाक। याद रखिएगा चरवाक दर्शन ही लोकायत दर्शन था, ठीक है। अलग अलग दर्शन थे, उसमें से चरवाक था लोकायत, ठीक है। तो लोक और चरवाक, लोकायत और चरवाक, ठीक है। आगे देखते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर बिल्ड? ठीक है, किसने बनाया था विजयनगर का हजारा टेम्पल? याद रखिएगा ये था आपका कृष्णदेव राय, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य 1336 में बनता है। हरिहर और बुक्का, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम बनाते हैं, और ये बहुत लंबा चलता है, बहुत फेमस भी होता है, ठीक है। तो कृष्णदेव राय जो रहते हैं ये बनाते हैं विजयनगर में हजारा टेम्पल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण जी जो है वो, मतलब कृष्ण जी के लिए आपको 1000 मंदिर मिल जाएंगे, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। कृष्ण जी को हमेशा विजय मिलती थी और फिर वहां पे वो 1000 मंदिर बनवा देते थे अपने लिए, ठीक है। तो विजयनगर हजारा मंदिर। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिवाजी द फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड। यहाँ पे याद रखिएगा शिवाजी के टाइम पे हम विदेश मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इनके टाइम पे अष्टप्रधान होते थे। अष्टप्रधान एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कौन सा मंत्रालय क्या कहलाता था। जैसे अष्टप्रधान में आपका जो विदेश मंत्री है वो कहलाता था सुमंत, ठीक है, सुमंत कहलाता था विदेश मंत्री। आपको जो पेशवा होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। ऐसे ही आपके अमात्य, सरे नौबत, सचिव, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा कौन किस डिपार्टमेंट से संबंधित था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आपके विदेश मंत्री से संबंधित। सुमेलित करना है, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है, एक तरफ राज्य है। भीमबेटका, ये तो अपने को हमेशा पता ही रहता है, कोई सोते से भी उठाए के पूछेगा तो बता देंगे, मध्य प्रदेश। शोर टेम्पल, याद रखिएगा ये शोर टेम्पल आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक है। शोर टेम्पल तमिलनाडु, तमिलनाडु में बहुत शोर होता है। हम्पी, हम्पी आपका है कर्नाटक, ठीक है। हम्पी कर्नाटक, बहुत नाटक चलता है हम्पी में। एलोरा, एलोरा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है, एलोरा हो गया महाराष्ट्र। तो भीमबेटका पहले 4 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर शोर टेम्पल 1, तो ये हो गया आपका आंसर 1, फिर इसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, ठीक है। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल शोर होता है तमिलनाडु में। हम्पी, हम्पी के बहुत नाटक है कर्नाटक। और एलोरा, एलोरा जो है वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, ठीक है। लोरा, एलोरा महाराष्ट्र। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? Who was elected the president of the Indian National Congress by the year 1938? 1939 तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। त्रिपुरी अधिवेशन, गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को बनाना अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, फिर वो हट जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद लास्ट में बनते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। ये सारी चीजें 39 से रिलेटेड। 38 में क्या हुआ था? 38 में आपके बनते हैं सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, ठीक है। होता कहाँ पे? हरिपुरा गुजरात में।
हरिपुरा में होता है ये आपका सेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसमें एक चीज जो याद करने वाली है वो ये है कि 1938 में योजना आयोग बनाते हैं। जैसे आपका योजना आयोग बाद में बना था, ये तो सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं योजना आयोग कि हमें योजनाएं बनाने के लिए आयोग बनाया, और इसके अध्यक्ष थे आपके नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो ये याद रखिएगा। नेहरू जी को बनाया योजना आयोग का अध्यक्ष, और खुद वो थे अध्यक्ष किसके, आईएनए के, है ना, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1938। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपका पीएससी एमबीपीएससी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑफ सेंट तुलसीदास? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, साहित्य रत्न। ये पता याद रखिएगा आपको, ये है आपकी साहित्य रत्न, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। उसके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये सब आपके तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, तुलसीदास जी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विनय की बात करते हैं, ठीक है, उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, उनके बहुत सारे गीत हैं। ठीक है, तो गीतावली, कवितावली, विनय की बात करेंगे तुलसीदास जी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? द माउंटबेटन प्लान रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज ऑफिशियली अनाउंस्ड 3 जुलाई 1947, 3 जून, 10 जून, 4 जून। याद रखिएगा, ये हुआ था 3 जून 1947, और इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं। 3 जून को लागू, मतलब इसकी घोषणा हुई थी, माउंटबेटन ने की थी, जिसमें बताया कि ठीक है, हम भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनाएंगे। ठीक है, 3 जून प्लान, याद रखिएगा, माउंटबेटन। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? आफ्टर विच वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन? दिसंबर 1970, 71, मार्च, और ये मार्च 1971, मार्च 1970, ये हो गया आपका दिसंबर 1971। ये था आपका दिसंबर 1971। हमारे यहाँ की पीएम कौन थी? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, और इन्होंने काफी हेल्प की बांग्लादेश को। फिर बांग्लादेश को आजाद कराने में हमारी काफी मदद, मतलब हमने काफी मदद की है, और बांग्लादेश आजाद होता है दिसंबर 1971 में। ठीक है, एक नया स्वतंत्र देश बनता है पाकिस्तान से अलग होके। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो आपका टॉपिक है भारत का, मतलब भारत, आप एक एमपीपीएससी के प्रीलिम्स वाले सिलेबस में देखेंगे, जो भारत आजादी के बाद का भारत है, वो भी एक टॉपिक ऐड है किसमें, सिलेबस में। तो ऐसे क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद भारत में क्या क्या चीजें घटी, उससे संबंधित चीज है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? विच गवर्नर जनरल एस्टैब्लिश परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट, ये जो सिस्टम था रेवेन्यू सिस्टम, बहुत लंबे टाइम तक चला था। किसने स्टार्ट किया था? ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो इस टाइम पे थे कॉर्नवालिस। जॉन शोर ने क्या किया था? हेल्प की थी उनकी। याद रखिएगा, यहाँ पे हुआ कब था? तो ये 1793 है ना, 1793। अभी हमने 1893 का भी देखा था, विवेकानंद जी जाते हैं शिकागो में। ये 1793 में था जब परमानेंट सेटलमेंट लेकर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहाँ कहाँ लगता है ये? बंगाल वाले एरिया में, बिहार वाले एरिया में, और उड़ीसा वाले एरिया में। इसमें यह था कि जमींदारों को दे दी गई थी जमीन कि भाई तुम वसूल करके लाओगे और हमें दे दोगे, है ना, हमारी झंझट नहीं रहेगी कि हम जाएं एक एक किसान से वसूल करें टैक्स। ठीक है, तो इसमें जमींदारों को पूरा दे दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जमींदारों का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है किसानों पर, और किसान क्या होते हैं, भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये मेन एरिया था जहां पे आपका परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक। हम महमूद गजनी और महमूद गौरी के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो पहला आक्रमणकर्ता था मुस्लिम, वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये आपका अरब आक्रमण के अंतर्गत आता है। अरब लोगों ने आक्रमण किया था मुस्लिम, ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। हुआ कब था? ये हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है,
712 एडी में। और ये सिंध प्रांत जो होता है, सिंध में आपका जो राजा होता है वो होता है दाहिर, दाहिर को हराता है, ठीक है। तो सिंध प्रांत दाहिर को हराता है मोहम्मद बिन कासिम। और ये था आपका पहला अरब आक्रमण हमारे देश में, है ना, हमारे इंडिया में। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमण। ये सारी चीजें मिलती कहाँ पे है कि अरब का सिंध पे क्या हुआ, विजय हुआ। ये मिलती है एक बुक का नाम आपने सुना होगा, चचनामा। तो चचनामा बुक में मिलता है अरबों का सिंध पर विजय, है ना। तो आया कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कासिम आया था, कासिम 712 में, ठीक है। 12 साल का कासिम आया था और उसने दाहिर को हराया था सिंध वाले प्रांत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश। ये आपका कॉमन क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में, ठीक है। 1906 में, 1905 में आपका बंगाल विभाजन, 1906 में उसी से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। और हुई कहाँ थी? ये हुई थी ढाका में, ठीक है। वहां के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां, वो अध्यक्ष बने थे इसके। तो याद रखिएगा ढाका 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। और यहीं से धीरे धीरे चालू होता है नींव डलनी, जो कि भारत और पाकिस्तान के रूप में आप बाद में देखते हैं, ठीक है। फिर आपके मार्ले मिंटो आते हैं, वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे देते हैं मुस्लिम्स को अलग से, है ना, कम्युनल रिवॉर्ड। तो ये सारी चीजें फिर यहीं से स्टार्ट होती हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर कैरीड आउट एजुकेशनल रिफॉर्म? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। ये थे आपके अकबर। अकबर ने बहुत सारी चीजें की, इनमें से एक चीज याद रखिएगा, शिक्षा संबंधी भी उन्होंने क्या किए थे, सुधार किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विच रूलर ऑफ विजयनगर सेंट हिज एम्बेसडर टू द एम्परर ऑफ चाइना? अच्छा, ये राजदूत भेजने का क्या मतलब होता है दूसरे देशों में, और हमें क्या फायदा होता है या राजा को क्या फायदा होता है? तो सारी चीजें हम देखेंगे मेंस में अच्छे से, ठीक है। ये याद रखिएगा कि विजयनगर का जो आपका शासक था वो था बुक्का प्रथम, ठीक है। स्टार्टिंग में ही जैसे ही मतलब विजयनगर की स्थापना हुई तो आपके हरिहर बुक्का आते हैं। बुक्का प्रथम जो है, बुक्का ने बुक्का को आप भूखा भी कह सकते हैं, भुक्खड़ टाइप का जो था, उसने चीन भेज दिया अपने राजदूत को कि चीन से कुछ लेकर आओ, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका भुक्खा जो है, भुक्खड़ चीन से सामान मंगवाता है अपने राजदूत से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय के रूप में मिलता है? विच रूलर हैज बीन मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन एज प्रियदर्शी एंड देवानाम प्रिय? ये भी आपको पता ही होगा कौन है, ये है आपके अशोक जी। अशोक का नाम मिलता है देवानाम प्रिय, उसके अलावा प्रियदर्शी, है ना। मिलता कहाँ कहाँ है? एक तो आपको हो गया मस्की अभिलेख, जो आपका मस्की इंस्क्रिप्शन है कर्नाटक, वहां पे मिलता है। और एक मिलता है भाबरू में, भाबरू, ठीक है, राजस्थान। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा प्रियदर्शी नाम और देवानाम, ये आपका देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी ऐसे नाम लिखे थे किसमें? इंस्क्रिप्शन में, जो उनका अभिलेख था उसमें, ठीक है। चलिए, अशोक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उनके अभिलेखों से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बौद्ध धर्म वाला धार्मिक जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये आप एक एरिया देख के चलिए जहां से क्वेश्चन आते हैं बार बार, कई बार, मतलब पिछले 20 सालों में वही क्वेश्चन घूम फिर के आए हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? Whom did गुरु नानक अपॉइंटेड एज हिज सक्सेसर? ये आपके थे गुरु अंगद जी, ठीक है। 10 गुरु हैं, उनमें से आप लाइन से याद करिएगा किस गुरु ने क्या चीज की थी, है ना। गुरु नानक जी क्या लेकर आए थे? लंगर स्टार्ट किया था गुरु नानक जी ने। अंगद जी ने क्या किया था? गुरुमुखी जो उनकी लिपि है बिल्कुल अलग सी, वो स्टार्ट की थी। और उसके बाद ये सेकंड नंबर के, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से गुरु किस नंबर पे हैं और उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, ये जरूर एक बार देख लीजिएगा। सुमेलित करना है मैच द फॉलोइंग, फिरोज शाह तुगलक, तो फिर बलबन, अलाउद्दीन और जहांगीर। याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक है नहरों का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। बलबन ने स्टार्ट किया था नौरोज प्रथा, ठीक है, नौरोज प्रथा। अलाउद्दीन का है दीवान रियासत, ठीक है, ये बाजार व्यवस्था के लिए था। जहांगीर के टाइम पे था चित्रकला का स्वर्णिम काल, मतलब जहांगीर बोलता था कि जितने भी पेंटर हैं अभी मौजूदा, कुछ भी करके लाएंगे, बना के लाएंगे, मैं बता दूंगा सिर्फ पेंटिंग देख के कि किसने बनाई है। चित्रकाल का इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है।
फिरोज शाह का चौथा, तो सबसे पहले तो चौथा नंबर आ गया। फिर उसके बाद बलबन दूसरा का दूसरा, फिर अलाउद्दीन का हो गया फर्स्ट, तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार्ल्स वुड ऑर्डर लेटर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रशासनिक सुधार, सैन्य, व्यापार, शिक्षा। याद रखिएगा ये था आपका शिक्षा से संबंधित। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो हम पढ़ते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये हम पढ़ते हैं, इसे बोला जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो इन्होंने चीजें दी थी वो मैग्ना कार्टा कहलाता है। इन्होंने दी कब थी? ये थी 1854 में थी, है ना, डलहौजी के टाइम पे। तो 1854 में आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि शिक्षा से संबंधित है और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ शाहनामा? अलबरूनी, फिरदौसी, बरनी, उत्वी। याद रखिएगा ये हैं आपके फिरदौसी जी। फिरदौसी जी महमूद गजनवी के टाइम पे थे, महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी, इनकी बुक हो गई शाहनामा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? हु वॉज ऑथर ऑफ इंडिका? ये क्वेश्चन भी आपको 2-3 बार मिलेगा पिछले 20 सालों में, है ना। किसने लिखी थी? ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था किसके टाइम पे? ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और मेगास्थनीज ने बताया था कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो 7 वर्गों में डिवाइडेड थी, है ना। तो इन्होंने क्लास में डिवाइड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। बुक का नाम इंडिका। अच्छा, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है। बुक का नाम इंडिका और राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर के। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप जल्दी जल्दी मैंने आपको सारी चीजें मतलब यहाँ पे रिलेट करवा के याद करवा दी हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सब चीज याद हो गई होगी। अभी आपका टाइम है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का और साथ ही साथ टेस्ट देने का। दिमाग को थोड़ा प्रेशर देके आप एक टेस्ट जरूर करिए, जिससे आपको पता चले कि आप वहां पे प्रेशर हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, है ना, और एरर कम से कम हो। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।